टिकारी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बिल्कुल। समस्या क्या है? तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार का है। आप जिस किसी भी कार्यालय में जाइए, जो भी पब्लिक वेलफेयर ऑफिस है, अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। साझेदार है वो भ्रष्टाचार का भागीदार। जल जीवन हरियाली का बात तो करती है, वाटर बॉडी को सुरक्षित करने की बात तो करती है, वाटर बॉडी की उपयोगिता की बात तो करती है, लेकिन फलाफल क्या है? टिकारी का एक ऐतिहासिक पुरातात्विक इतिहास रहा है। बिहार की जनता ने जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ सत्ता की कमान हमारे हाथों में देगी, तो उस पर खरा उतरना हमारा दायित्व बनता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो ओपिनियन के लिए, जहां हर गली हर मोहल्ला हर आवाज को मिलता है प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ स्थित है टिकारी संगठन जिला के जिलाध्यक्ष राजद के श्री सुभाष यादव जी, और इनसे हम बात करेंगे टिकारी विधानसभा के ऊपर, क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर, और एसआईआर का जो अभी अभियान चल रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी सबसे पहला जो सवाल है वो हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो इनका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप इतने कम उम्र में बड़ी सजगता के साथ सामाजिक मुद्दों को लेकर के और जनता के बीच में जा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आपके चैनल को भी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सर सवाल है आपसे कि जानना चाहेंगे कि टिकारी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या आप किसे मानते हैं, उसे हल करने के लिए आपकी क्या योजना है? आप लगता है पूरी तैयारी से आए हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल। देख पा रहे एक हैं आपके एक क्वेश्चनर हमने बनाया है आपके लिए, खास करके आपके लिए, क्योंकि हमने देखा है कि आप जो है हर एक सवाल का जवाब बहुत ही ईमानदारी के साथ देते हैं। तो हमने बहुत कुछ तीखे सवाल भी बनाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको उससे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे तरफ से पूरी कोशिश होगी कि टिकारी की जन भावना के अनुकूल, टिकारी की जनता जो सोच रही है, टिकारी की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उसके अनुकूल हम आपको जवाब दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि टिकारी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बिल्कुल समस्या क्या है, तो कोई एक समस्या हो तो उसको गिनाया जा सके। टिकारी वर्तमान में इस परिस्थिति से गुजर रहा है कि जनता यहाँ की त्राही त्राही कर रही है। टिकारी में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार का है। आप जिस किसी भी कार्यालय में जाइए, जो भी पब्लिक वेलफेयर ऑफिस है, जन कल्याण के लिए जो कार्यालय सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, चाहे वो अंचल कार्यालय हो, चाहे वो प्रखंड कार्यालय हो, चाहे वो पंचायत कार्यालय हो, चाहे आप बिजली विभाग के कार्यालय में चले जाइए, चाहे आप अस्पतालों में जाइए, यानी जिस किसी भी सरकारी कार्यालय दफ्तर में आप जाएंगे तो वो हर दफ्तर और दफ्तर का प्रत्येक पदाधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। टिकारी की सबसे बड़ी जो समस्या है, इसके पीछे कारणों की अगर हम चर्चा करें, तो जो जनप्रतिनिधि है, जो सत्ता का साझीदार है, जिसको जनता ने अपना मत का अधिकार देते हुए और पूरे सिस्टम का मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकृत किया था, वो व्यक्ति खुद जो है भ्रष्टाचार में भागीदार हो गया है। सत्ता का जो साझीदार है वो भ्रष्टाचार का भागीदार हो गया। है, और इसका खामियाजा जो है टिकारी क्षेत्र की जो निरीह जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। अगर समस्या की बात करें तो जो नीड्स है, जो हमारी जरूरतें हैं, तो सबसे पहली जरूरत जो है वो भोजन है। भोजन खेतों से होकर के आता है। टिकारी क्षेत्र में जो खेती का काम होता है, जो कृषि कार्य होता है, तो सिंचाई के जितने भी पारंपरिक स्रोत थे, आप टिकारी क्षेत्र की जितने भी पैन है, जितना भी पैन है, आप देख लीजिए पैनों की क्या स्थिति है। एक भी पैन से पानी किसान के खेतों तक पहुंच रहा है क्या? और उन पैन को दुरुस्त करने के लिए जो सिंचाई का स्रोत था, वर्तमान के माननीय जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ता के साझीदार हैं, उनके द्वारा क्या कोशिश की गई? सरकार जल जीवन हरियाली का बात तो करती है, वाटर बॉडी को सुरक्षित करने की बात तो करती है, वाटर बॉडी की उपयोगिता की बात तो करती है, लेकिन फलाफल क्या है? शून्य है। यानी किसान के खेतों तक पानी भी नहीं पहुंच पा रहा। नहरों की स्थिति देखिए, कोई नया नहर का निर्माण नहीं। अभी सलेमपुर डिस्ट्रीब्यूटर देख लीजिए, अधूरा पड़ा हुआ। इन 2005 से माननीय विधायक के बीच में 5 साल अभय कुशवाहा जी रहे जदयू से, लेकिन इतने वर्षों में 20 सालों के इस टेन्योर में माननीय तो कहते भी हैं कि हम भले 15 से 20 तक नहीं जीते थे, लेकिन जनता के बीच में थे। अरे भाई,
सत्ता पक्ष में रह के नहीं उठाए, विपक्ष में रह के कम से कम उठा लिए होते। सलेमपुर डिस्ट्रीब्यूटरी का क्या अब तक पूरा निर्माण हो सका है? यानी सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई इसलिए जरूरी कि सबसे पहला जरूरत मनुष्यों के लिए, मानव समाज के लिए भोजन, और भोजन खेतों से होकर के आता है। तो वहां भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख लीजिए, टिकारी का एक ऐतिहासिक पुरातात्विक इतिहास रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है। टिकारी राज, टिकारी किला बिल्कुल। आप देख रहे होंगे। टिकारी किला का 224 एकड़ 33 डिसमिल जमीन, 224 एकड़ 33 डिसमिल, जिसमें एक बेहतर स्कोप हो सकता था, एक बहुत बड़ा बेहतर क्षेत्रफल भविष्य हो होता है। सकता था टिकारी को पर्यटन के क्षेत्र पर, पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए। तो क्या कर रहे हैं वर्तमान के विधायक? अपने लोगों के साथ मिल करके और उस 224 एकड़ 33 डिसमिल जमीन का बंदर बांट कर रहे हैं। जबकि 1913 का जो कैडेस्ट्रल सर्वे है, सीएस जो है, उसमें वो 224 एकड़ 33 डिसमिल जमीन जो है वो बिहार सरकार के नाम पर दर्ज है। अभी गए थे 2 दिन पहले सिंधुआरी में मूर्ति का अनावरण करने, और अपने आका को भी लेकर के गए थे। बिल्कुल। हाँ, जीतनराम मांझी जी को, आका के हाथों उनके मूर्ति का अनावरण करवाया गया जब वो सत्ता में थे। तो अभी हमने कहा आपसे कि 1913-14 का जो कैडेस्ट्रल सर्वे में वो 224 एकड़ 33 डिसमिल जमीन जो बिहार सरकार के नाम पर दर्ज था, इन्होंने अपने प्रभाव से, उस समय सत्ता में ये थे, तो उस प्रभाव से जो है 224 एकड़ 33 डिसमिल जमीन को अपने नाम पर और अपने कुछ साथियों के नाम पर दर्ज करवाने का काम किया, और आज उसी के आधार पर जो है ये किले की जमीन को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और टिकारी की जनता, सजग जनता जो है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे कृषि क्षेत्र की समस्याएं हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्या हो, चाहे अंचल कार्यालय का बात हो, या फिर किला की बात हो, इन सारे मुद्दों को, इन सारी बातों को बहुत नजदीकी से, बारीकी से देख रही है। और आने वाले चुनाव में जो है ना, चारों खाने चित करके इनको करारा जवाब दे करके यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट करके इनको भेजने का काम करेगी टिकारी की जनता। देखिए, अभी क्या है कि हमारा जो दूसरा सवाल था शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, उस पे लगभग आपने इस सवाल का भी जवाब पहले ही दे दिया। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जनता अक्सर शिकायत करती है। आप क्षेत्र में घूमते हैं, क्षेत्रीय नेता हैं आप, इतने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि जनता जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा शिकायत करती है। तो इन दोनों क्षेत्रों में सुधार के लिए आप और आपकी पार्टी का क्या मतलब विज़न है? क्या कर रही है और आगे आने वाले समय में क्या कर सकती है? देखिए, जिन 2 विभाग की बात आप कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये टोटली वेलफेयर डिपार्टमेंट है। टोटली, ये रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट बिल्कुल। नहीं है। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग 2 ऐसे क्षेत्र हैं, शिक्षा क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र, जहां आपको जन कल्याण की बात करनी है। ये रेवेन्यू कलेक्शन का। लेकिन अच्छा, शिक्षा इसलिए भी जरूरी है, जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं रहेगा तब तक आप जो है बौद्धिक संपदाओं का विकास नहीं कर सकते। आप अगर उचित शिक्षा नहीं देते तो आपके जीवन स्तर में सुधार नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या है, अभी देख लीजिए, शिक्षा की स्थिति की बात करें, ये वर्तमान की जो सरकार है, ये लगातार विद्यालयों को अपग्रेड तो कर रही है। प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में अपग्रेड कर दिया जा रहा है, मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेड कर दिया जा रहा है, उच्च विद्यालय को +2 विद्यालय में अपग्रेड कर दिया जा रहा है। तो विद्यालयों का अपग्रेडेशन तो हुआ, लेकिन उनके उस सेगमेंट के अनुसार, अगर +2 विद्यालय तो +2 के शिक्षक वहां नहीं है। बिल्कुल। कोड जारी कर दिया गया। अगर हाई स्कूल हुआ तो कोड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कोड जारी किया गया, लेकिन वहां पर शिक्षकों का घोर, आप चले जाइए, आप सिमुआरा विद्यालय में जाइए, वहाँ हाई स्कूल में उत्क्रमित है। कितने +2 के शिक्षक या हाई स्कूल के शिक्षक वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, इसकी जानकारी आप ले लीजिए। तो ऐसे कई स्कूल हैं, ऐसे कई विद्यालय हैं जहां सिर्फ कोड जारी किया गया है और फॉर्म भरवाने का काम किया जा रहा है। इसको जो है उगाही का केंद्र बना दिया गया है। वहां पर जो एक स्तरीय शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो होनी चाहिए और उसके लिए जो शिक्षक होने चाहिए, उसकी बहाली तक नहीं की गई लेकिन है। सरकार तो शिक्षक भर्ती के नाम पे अपना यार, पीठ हम तो थपथपा कह रही है। हम तो पूरे कह बिहार में घूम घूम के कह हम रही तो है कि कह रहे हमने हैं, इतने शिक्षकों की बहाली की है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप जाकर के पता तो कर लीजिए कि जहां जहां आप टिकारी की बात कर रहे हैं, तो टिकारी में जितने भी उत्क्रमित उच्च विद्यालय या +2 विद्यालय हैं, वहां शिक्षकों की कितनी नियुक्ति की गई है, कितने विषय के शिक्षक हैं वहां। मेरी जहां तक जानकारी और पुख्ता जानकारी है कि सिर्फ कोड जारी किया गया है और फॉर्म भरने का काम करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से शिक्षा के स्तर में गिरावट है। स्वास्थ्य की स्थिति क्या बदला है, गाहे बगाहे आप देख लेते होंगे। अनुमंडलीय अस्पताल है टिकारी, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा सीरियस मरीज है तो सीधे रेफर, कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं। आप जा करके अभी जांचिए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जाइए और अस्पताल के जो कमरे हैं, आप पहले तल्ले पर, दूसरे तल्ले पर, तीसरे तल्ले पर जाइए, और जितने कमरे हैं सब
जो वर्तमान के विधायक हैं, इनके जितने चेले चपाटे हैं सब अपना एक एक कमरा बुक करवा करके और उसमें ऐसगाह बनाया हुआ, अस्पताल को ऐसगाह बना करके, और जो यहाँ की गरीब निरीह जो मरीज जाते हैं इलाज के लिए, उनको उनका समुचित इलाज नहीं मिल पाता। दवा की अगर जरूरत हो तो दवा कहते हैं कि बाहर से खरीद के लेके आओ। कई बार ऐसा हुआ कि रात में 12 बजे मुझे भी जाना पड़ा, ऐसी स्थिति हुई भी है किसी मरीज को इलाज के लिए, तो मुझे वहां पर जाके हस्तक्षेप करना पड़ा। नहीं तो डॉक्टर यहाँ जो है ना, चूंकि उसको पता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार का भागीदार जिसको अनुश्रवण करने के लिए, जिसको मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर रखा गया था, वो स्वयं उस भ्रष्टाचार में भागीदार है, तो उसको किस बात का डर रहेगा। तो जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हो या शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, तो सारे लोग जो है हिस्सा काट करके उनको दे रहे हैं जिनको इनका मुआयना करना था, जिनको इनका मॉनिटरिंग करना था, अनुश्रवण करना था, उचित देखभाल करना था कि सही से कोई संस्था काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो डर किस सबका खत्म हो गया और अराजक की स्थिति है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। तो जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। और मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि इन सारी बातों को बहुत बारीकी से देख रही है जनता और इसका जवाब देने वाली है। ये तो मूलभूत जो दिक्कतें हुई उन पे बात हो गई, लेकिन अगर आप सत्ता में आते हैं, आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए आपका पहला कदम टिकारी में क्या होगा? मेरी पार्टी सत्ता में आई थी, 17 महीने की सरकार बनी थी, और स्वास्थ्य विभाग जो था, स्वास्थ्य महकमा जो था, वो हमारे ही पार्टी के जिम्मे था, हमारे नेता के जिम्मे था, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के जिम्मे था। और आपने देखा होगा कि मंत्री होते हुए भी किस प्रकार से रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर लिया करते थे। वीडियो तो आता था। बिल्कुल। और उसमें सुधार हुआ था, जितने भी स्वास्थ्य विभाग में जितने भी अस्पताल काम कर रहे थे, हर जगह सुधार हुआ था, सारे लोग अपने काम कर रहे थे। क्योंकि आदत थी, डॉक्टरों ने आंदोलन भी किया, रिजिड भी हुए, प्रतिकार भी किया, लेकिन जन सेवा की भावना के साथ, चूंकि बिहार की जनता ने जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ सत्ता की कमान हमारे हाथों में देगी, तो उस पर खरा उतरना हमारा दायित्व बनता है। तो हमारे सत्ता में हम रहे 17 महीने के कार्यकाल में, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने दिखाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखाया, और शिक्षा और स्वास्थ्य वाले क्षेत्र में सुधार हुआ था। बिहार की जनता, मैं तो आग्रह करूंगा कि बिहार की जनता अवसर देती है तो जो सारे जन कल्याणकारी कार्य सरकार के माध्यम से जो किए जाते हैं उसमें उत्तरोत्तर सुधार होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा सवाल है सर, बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर जनता में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश रहता है। आप इस दिशा में क्या ठोस कदम उठा रहे हैं या फिर आने वाले समय में उठाएंगे? बिल्कुल, हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं। अभी किसानों की बात है, कृषि फीडर का बात हो रहा है, बिल्कुल कृषि फीडर की बात हो रही है, लेकिन आप देख लीजिए कृषि फीडर कहाँ काम कर रहा है, किसानों को कितनी लाइन मिल रही है, कितनी बिजली मिल रही है, और अगर बिजली मिल रही है तो उसका जो किराया लिया जा रहा है, जो वसूला जा रहा है, बिजली बिल जो लिया जा रहा है, क्या वो कृषि के अनुदान के तहत जो रेंट लेने की का जो प्रावधान है, क्या वो लिया जा रहा है? तो सारा कुछ जो है कमर्शियल है, सिर्फ कहने को, दिखाने को है। अभी कई जगहों पर आप जाइए, कृषि फीडर भी पूरा तरह से कंप्लीट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ दिखाने को है यहाँ पर, कहने को। जैसे होता है ना कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और, तो वर्तमान की सरकार की यही स्थिति है। हमारी सरकार बनेगी तो जो भी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचागत जो आधार है हमारा, उसमें हम सुधार करेंगे। चाहे वो बिजली का बात हो, पानी के सवाल पर हमने पहले ही आपको कहा कि सिंचाई की जो व्यवस्था है यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है, पेयजल का तक का समस्या हो गया। तो हम इन सारी चीजों पर लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसका निष्पादन करना सरकार का काम है। हम सत्ता सरकार में नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो प्राथमिकता के आधार पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका समाधान करने का जो है, जो समस्या है उस क्षेत्र में, उसका समाधान करने का काम हम लोग करेंगे। ये तो क्षेत्रीय मुद्दे हो गए जिन पर आपने बेखूबी से और बेबाकी से आपने जवाब दिया है। अभी हम आते हैं पूरे बिहार में जो अभी एसआईआर का मामला चल रहा है, वोटर अधिकार यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है और टिकारी विधानसभा में इसका अब तक क्या प्रभाव देखने को मिला है? देखिए, एसआईआर को लेकर के, एसआईआर तो भी बिहार में हो रहा है। वर्तमान की जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं से संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लेकर और उसका जो है असंवैधानिक, अवैधानिक उपयोग कर रही है। अभी आप देख लीजिए कि वर्तमान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, बिहार में चुनाव होने हैं और एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चल रही है। अभी जहां सारे मतलब इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को चुनाव की तैयारियों में रहना चाहिए था, तो वो क्या कर रही है, मतदाता सूची का रिवीजन करवा रही है, मतदाता सूची का रिवीजन करवा रही है।
तो कहीं ना कहीं से इंटेंशन स्पष्ट है। अभी राहुल गांधी जी की बात आप सुने होंगे, देखे भी होंगे कि सबूतों के साथ कर्नाटक का एक सीट का किसी एक बूथ का वो ड्राफ्ट जो मतदाता सूची था उसको निकाल करके वो लोगों के बता रहे थे कि एक 10 बाई 10 के कमरे में 200-300 लोग जो है रह रहे हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग। बताइए 10 बाई 10 के कमरे में इतने लोग कैसे रहेंगे? तो कहीं ना कहीं वोट चोरी करके ये लोकतंत्र में जनता मालिक का जो कंसेप्ट है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता तय करती है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होगा, हमारी सरकार कौन सी होगी, किस प्रकार की होगी। तो ये वर्तमान की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी नीति जो सरकार है एनडीए की, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले तड़ीपार देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, ये लोग जनता के वोट के अधिकार को भी चुराना चाहते हैं। और सिर्फ चाहते नहीं है, इन्होंने चुरा करके और देश में सरकार बनाने का भी काम किया है। और इसमें चुनाव आयोग में बैठे हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने अपने कृत्यों से चुनाव आयोग के साख पर भी सवाल उठा दिया और एक संदेह का बड़ा सा प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा कर दिया है। तो अभी जो बिहार में जो चल रहा है कार्यक्रम, तो आप देख रहे होंगे, हम तो जन जागरूकता अभियान चला रहे थे, क्योंकि मत का अधिकार ही एक ऐसा अधिकार है जो आपको बराबरी का दर्जा देता है। आप चाहे जिस किसी जाति के रहिए, जिस किसी धर्म के रहिए, जिस किसी क्षेत्र के रहिए, आप कितने पढ़े लिखे रहिए, ज्यादा पढ़े लिखे रहिए, कम पढ़े लिखे रहिए, आप अमीर रहिए, आप गरीब रहिए, लेकिन वोट का वैल्यू जो है सभी लोगों को एक समान अधिकार और एक बराबरी का दर्जा देता है। तो इस अधिकार को बचाने के लिए जन जागरूकता के निमित्त जो है हमारे नेता राहुल गांधी जी, देश के नेता, बिहार के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सड़कों पर उतरे हुए हैं जन जागरूकता के। लेकिन जो जन सैलाब आप देख रहे होंगे, लोगों का हुजूम जो देख रहे होंगे, लगातार 17 तारीख से जो कार्यक्रम चल रहा है, तो लोगों का हुजूम ये प्रमाणित करता है कि बिहार की जनता जो है अब बदलाव का मन बना चुकी है। वो जागरूक ही नहीं है, वो बदलाव का मन भी बना चुकी है। बात आपने टिकारी विधानसभा का भी किया, तो टिकारी विधानसभा में आपने देखा होगा 18 तारीख को जब यहाँ से वो वोटर अधिकार यात्रा गुजरा, तो आप देखे होंगे टिकारी विधानसभा में वो अहियापुर से पंचानपुर। नहीं नहीं नहीं, आप रौना ही चले जाइए ना, रौना। गुरारू, मतलब भीड़ तो लगातार सड़कों पर थी। पीछे गुरुआ विधानसभा में भी था, आप टिकारी विधानसभा की बात कर रहे हैं इसलिए हम थोड़ा सा इसको क्लासिफाई भी कर रहे हैं। मतलब लगातार लोगों का जो सैलाब था, मतलब उसका कोई गिनती नहीं है। तो टिकारी विधानसभा के भी जो सजग लोग हैं, सजग जनता है, वो भी वर्तमान की केंद्र सरकार की उस साजिश को समझ चुकी है और पूरी तरह से कमर कस के, चाहे जब चुनाव हो जाए, कमर कस के तैयार है चुनाव में अपने वोट के अधिकार से जवाब देने के लिए। अच्छा, एक सवाल और सर, इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब आप जनता से मिलते हैं तो आपको किस तरह की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, और उनको आप किस तरीके के सुझाव देकर के उनको आप मतलब सजेस्ट करते हैं कि आपका जो नाम कटा है या फिर आपका नाम नहीं आया है वो आ जाएगा या फिर आने वाला है? आप सबसे पहले तो कैसे प्रभावित है लोग, आपका तो नया नाम जुड़ा होगा या नहीं जुड़ा हमको नहीं जुड़ा है। मालूम, लेकिन अगर घर के परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं, वरीय लोग हैं, या अगल बगल मोहल्ले में जहां आप रहते हैं प्रभात जी, बिल्कुल। आप वहां का आकलन और मूल्यांकन कीजिए। हम जैसे ही 18 वर्ष के होते हैं, हमारा नाम यहाँ का संबंधित बीएलओ जो है हमारा नाम जो है वो वोटर लिस्ट में जोड़ता है। अब जब हमारा नाम जुड़ा हुआ है तो एसआईआर के नाम पर हमसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं कि आपको कागजात देने हैं। अभी असली एसआईआर नहीं हुआ, अभी कागजात देने की प्रक्रिया चल रही है। अभी जो गजट हुआ है, देखिए चुनाव आयोग किस तरह से गुमराह करता है। गजट किया कि आपको 11 तरह के दस्तावेज देने पड़ेंगे, 3 सेगमेंट बनाया, 87 तक का जिसका जन्म है, और उसके बाद 87 से 2004 के बीच में जिसका जन्म है, 2004 के बाद जिसका जन्म है, उनको 87 के पहले वाले जो हैं उनको अपना सिर्फ प्रमाण पत्र देना, कागजात देने हैं। 87 से 2004 के बीच वाले जो लोग हैं उनको अपना के साथ साथ माता या पिता में से किसी एक का देना, और 2004 के बाद अगर जन्म है आपका तो अपना भी देना और माता का भी देना, पिता का भी देना। आप बताइए कहाँ से दस्तावेज लोग ला के देगा? जो काम ऑलरेडी किया हुआ है उसी काम को पूरा करने के लिए दस्तावेज ला के दीजिए। जो लोग कमाने खाने वाले हैं, जो लोग, चूंकि वर्तमान की सरकार के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, एक बड़ी आबादी, बिहार की एक बड़ी आबादी जो है बिहार से बाहर रह करके अपने जीविकोपार्जन में लगी हुई है, कहाँ से यहाँ आएंगे वो? कहाँ से दस्तावेज देंगे वो?
कैसे ड्राफ्ट रोल में तो ठीक है, साजिश करके आपका बीएलओ ही जो है दस्तखत कर करके और सारा जो है ड्राफ्ट तैयार कर लिया, उस सबको मालूम है कि कैसे ड्राफ्ट तैयार हुआ है। मतदाताओं को नहीं मालूम, जिसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आया उसको भी नहीं मालूम कि मेरा फॉर्म किसने जमा किया नहीं किया। आपके बीएलओ ने ही जो है दस्तखत करके या आपने खुद ने ड्राफ्ट रोल में कर दिया, लेकिन जिस दस्तावेज की आप बात कर रहे हैं वो दस्तावेज कहां से ला करेगा? तो एक एक वोटर परेशान है, सारा वोटर परेशान है, और उसको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमको परेशान करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है। इसके पीछे की जो मंशा है कि ये एसआईआर के नाम पर वोट चोरी करेंगे, अपने लोगों का नाम, फेक लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में दर्ज करवाएंगे, जो हमारे लोग हैं, जो विपक्षी दल के समर्थक हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से एन केन प्राक्रेन हटाने का काम करेंगे। तो ये पूरी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है इस यात्रा के माध्यम से, और सारे लोग अपने इस वोट रूपी अधिकार को बचाने के लिए अपने अपने घरों में, और परेशानी है, बचाने के लिए उतरे तो हैं लेकिन परेशानी है, तो भैया परेशानी का सबब अगर बनिएगा तो जनता भी आपको परेशान करेगी, और जनता जो है पूरी तरह से आपको उखाड़ फेंक करके और साबित कर देगी कि भारत जो है, और खासकर बिहार की अगर हम बात करें तो ये लोकतंत्र की जननी है। जितना भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वैशाली बिहार से ही लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई थी, और यहां आकर के अगर आप लोकतंत्र के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कीजिएगा तो बिहार की जनता जो है ना, वो जवाब देना जानती है, और इस चुनाव में जवाब देगी आप। सर, क्या आपको लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा केवल एक राजनीतिक अभियान है या फिर यह वास्तव में जनता के अधिकारों की आवाज है? देखिए, इसको चूंकि राजनीतिक दल के नेता इसमें लीड कर रहे हैं, तो कई लोग उस नजरिए से देखते हैं कि राजनीतिक अभियान है, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति जो है वो समाज के लिए होता है। समाज की दशा और दिशा कैसी होगी, समाज को किस दिशा में लेके जाना है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये जनता तय करती है कि समाज का दशा और दिशा क्या होगा, नहीं होगा। तो हम समाज के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, समाज के लोगों को ये बताने के लिए, ये काम करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर उतरे हुए हैं, और यहाँ पर बिहार की जनता जो है वो पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। और हमारा अभियान जो है समाज के प्रत्येक नागरिकों को, हम चूंकि हमें मालूम है कि वोटर जो है, सारा वोटर मेरा थोड़ी है, बिल्कुल। सारा वोटर इंडिया गठबंधन का थोड़ी है, वोटर तो किसी भी दल का हो सकता है, एनडीए का है, किसी भी दल का वोटर है। हम एक एक वोटर के अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर किसी एक वोटर का कि जो हमारा वोटर उसके अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वोटर्स की बात कर रहे हैं। वो वोटर किसी भी दल का हो सकता है। तो ये पूरी तरह से समाज में लोगों के बीच का एक जागरूकता अभियान है। लोग अगर इसको राजनीतिक नजरिए से देखते हैं तो ये उनका अपना मसला है। सर, आपके अनुसार इस यात्रा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का बदलाव देखने को मिला है या फिर मिलेगा? नहीं, मिला है। सारे लोग जो है अपने अपने दस्तावेज देने में, चूंकि देखिए वोट का अधिकार सबसे बेसिक चीज जो है, वो हमने अभी पहले ही कहा कि कई स्तर पर गैर बराबरी है भारतीय सामाजिक बनावट में। वोट का अधिकार जो है वो प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। वोट का अधिकार कि जब हम वयस्क होते हैं तो हमको वोट देना है, और चूंकि देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलती है और जनता तय करती है, तो जनता तय करने वाले लोगों में मेरा नाम शुमार हो, इस देश की व्यवस्था संचालित करने में मेरी भूमिका हो, मेरा योगदान हो, इस बात को लेकर के सारी जनता जो है सजग है, और वो अपना अपना नाम बचाने के लिए वोटर लिस्ट में, और जो चुनाव आयोग द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पर जो चुनाव आयोग जो साजिश कर रही है उनका नाम हटाने के लिए, उसके हर साजिश को नाकाम करने में ये सफल होगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में वोटर अधिकार यात्रा जनता के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकती है? आपका इस पर क्या अनुमान है? नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि जनता का विश्वास, कोई भी राजनीतिक दल जो होता है या नेता होते हैं जो नेतृत्व करता होते हैं, मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। समाज का उत्थान और विकास कैसे हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को कैसे मजबूती से स्थापित किया जा सके। अभी आप देखे होंगे कि पिछले कुछ एक महीनों में सब कुछ स्पष्ट रूप से अमेरिका का जो नजरिया बदला, अमेरिका किस प्रकार से भारत को जो ट्रीट कर रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी साख जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है उसमें गिरावट आई है, और इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट है, पूरा का पूरा श्रेय जो है देश के वर्तमान जो सरकार के जो पुरोधा है, जो नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि आपकी नीतियां वैसी नहीं रही। तो मेरा ये मानना है कि जब साख पर सवाल उठता है, देश की साख पर सवाल उठेगा, तो देश की जनता मर्माहत होती है, और देश की जनता मर्माहत है वर्तमान के सरकार के कृत्यों से, उसके नीति से, उसके सिद्धांतों से, उसके एजेंडों से, उसके कार्यकलाप से, उसके व्यवहार से।
चूंकि एक तानाशाह की दिशा में देश को लेकर के जाया जा रहा है, तानाशाही की ओर। तो भैया लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग तानाशाही को कभी स्वीकार, जिस भारत ने पूरे विश्व को लोकतंत्र का संदेश दिया, लोकतंत्र का मंत्र दिया है, और उस देश में आप तानाशाही स्थापित करने की बात करेंगे तो ये कभी सफल होने वाला नहीं है। और आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे, बिहार में तुरंत चुनाव होना है, इसके बाद जहां भी चुनाव होंगे, जितने भी चुनाव होंगे, उसमें बिल्कुल जनता जो है, मतदाता मालिक जो है, वो अपना पैटर्न चेंज करेगी और नई सरकार, जनता की सरकार, जो जनता के हित में, समाज हित में, राज्य हित में और देश के हित में जो बात करे, वो वैसी सरकार चुनेगी। ये तो रहा बिहार के मुद्दे पे बात हुआ, एसआईआर के मुद्दे पे बात हुआ, टिकारी का जो क्षेत्रीय जो यहाँ पे ढांचा है और क्षेत्रीय जो यहाँ का समस्या है उस पे बात हुआ। अब एक सवाल जो हमारे मन में भी है, शायद आपके मन में भी होगा और आपके समर्थकों के भी मन में होगा, कि क्या इस बार टिकारी से महागठबंधन की तरफ से राजद को सीट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए, ये इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, और इस स्तर का जो फैसला होता है वो शीर्ष स्तर पर होता है। तो इस पर शीर्ष स्तर कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी हुई है हमारे गठबंधन की, तो शीर्ष स्तर पर इस पर मंथन चल रहा है। और एक कार्यकर्ता के तौर पर अगर देखा जाए, चूंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ, हालांकि सभी घटक दल महत्वपूर्ण हैं, हम जिस गठबंधन के हिस्सेदार हैं, तो इस गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सारे घटक दल महत्वपूर्ण हैं और सबों का मान सम्मान और कार्यकर्ताओं का सबका बराबर है। लेकिन एक कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भी इच्छा आकांक्षा है कि सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाए, लेकिन ये अंतिम निर्णय जो है शीर्ष नेतृत्व और कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि ये सीट जो है किस खाते में जाती है। जिस किसी भी खाते में, जिस किसी पार्टी के हिस्से में ये सीट जाएगी, हम लोग सारे लोग मिल करके और यहाँ से जिता करके, और हम नहीं जिताएंगे, इस टिकारी की महान मतदाता जनता जो है वो यहाँ से बदलाव के पूरे मूड में है, और जिता करके यहाँ से जो भी यहाँ से उम्मीदवार बन के आएंगे इंडिया गठबंधन के, उनको जिता करके यहाँ से भेजने का काम करेंगे। एक सवाल और है कि जैसे अगर यहाँ से राजद को अगर सीट मिलता है तो महागठबंधन की तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो न किसी पार्टी में ज्वाइन किया है, न किसी पार्टी का सदस्यता है, उसके बाद ही प्रचार चल रहा है कि इस बार महागठबंधन के तरफ से फलाने बाबू ही आएंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि जो व्यक्ति, जो कार्यकर्ता, जो राजद का जो सिपाही जो पहले से 20 साल से पार्टी को समर्पित है, उसको ना टिकट दे करके किसी बाहरी आदमी को टिकट देना कहाँ तक जाएगा, या फिर उनकी जो मंशा है इस पर आपका क्या राय है? अगर कई लोग, आपका जो सवाल है कि कई वैसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं जो पहले कभी दिखाई नहीं, बिल्कुल, जो कभी दल के कार्यक्रमों में नहीं रहे या समाज के भी साथ भी कभी नहीं रहे, अचानक से आकर के दिखाई दे रहे हैं, महागठबंधन की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं। तो ये प्रमाणित कर रहा है प्रभात जी कि महागठबंधन टिकारी में मजबूत है। इस बार महागठबंधन ही यहाँ से जीतने वाला है, और लोगों की चाहत होती है तो वो अपने अपने तरीके से प्रयास करें, और जितने भी लोग प्रयास कर रहे हैं हम उनका धन्यवाद देते हैं कि हमारे गठबंधन के तरफ से लोगों के बीच में जा करके और एक अभियान चला रहे हैं। टिकट किन्हीं एक को ही मिलेगा, और हम अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से भी कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और समन्वय समिति जिस किसी को भी, जिस दल के जिस किसी भी व्यक्ति को, जिस किसी भी साथी को उम्मीदवार बना के भेजती है, तो सारे लोग जितने अभी जिस जोशो खरोश के साथ जनता के बीच में आप हैं, हम इसके लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं। तो उम्मीदवारी कंफर्म होने के बाद, अनाउंस होने के बाद भी सारे लोग मिल करके आप जो भी यहाँ का उम्मीदवार होंगे उनको जिता करके भेजिए, गठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि एक बेहतर बिहार, एक बेहतर समाज का जो है निर्माण हो सके, और जिन समस्याओं पर आपने चर्चा की उन सारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये थे सुभाष यादव जी, जिन्होंने टिकारी के मुद्दे पर, टिकारी विधानसभा के क्षेत्रीय मुद्दा हो या फिर जो ग्रामीण मुद्दा हो, उन सारे मुद्दों पे खुलकर बेबाकी से बात किया और अपना जो मंतव्य था उसको रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष यादव जी। और आप लोग इनके जो भी समर्थक हैं उनसे हम बोलेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिले। आप लोग देखते रहिए ओपिनियन गली। धन्यवाद। बहुत बहुत